नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में मैप से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये भारत की नदियाँ का पहला पार्ट है। भारत की नदियाँ को हम 3 पार्टों में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत की नदियां को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियां की अगर बात करें तो यह जो है इसे भी 3 भागों में बांट दिया गया, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो आप जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका सिंधु नदी तंत्र हो गया, इतना क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो रेड वाला आपका हो गया, एक क्षेत्र हो गया। और ये जो ग्रीन वाला हो गया आपका इस क्षेत्र में फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। और सेकंड जो है प्रायद्वीपीय नदियां है, यह जो है मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां कहलाती है। यानी मध्य भारत और दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय नदियां फैली है, जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, इस प्रकार की कई नदियां जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। उसके बाद पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है, उसके बाद जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो चीन से निकलते हुए भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान में एंट्री करती है, पाकिस्तान के बाद जाके अरब सागर में गिर जाती है। मतलब बोल सकते हैं कि जो सिंधु नदी है आपका 3 देशों से गुजरती है, चीन, भारत और पाकिस्तान से गुजरती है, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील, और मुहाना मतलब कहाँ गिरती है तो अरब सागर में गिर जाती है। और सिंधु नदी तंत्र जो है सिंधु नदी जो है आपका 3 देशों में होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान, चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है, इस बात का याद रखिएगा। अब बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो देखिए सबसे ऊपरी सहायक नदियाँ झेलम है, मैप पे देखिए, उसके बाद चिनाब है, उसके बाद रावी है, उसके बाद ब्यास है, उसके बाद सतलुज नदी है। तो आपने मैप में देख सकते हैं कि सभी नदियाँ किस में मिल रही है। तो देखिए झेलम नदियाँ जो है रावी है, ब्यास है या सतलुज है, सब मिल रहा है किसमें, चिनाब नदी में। यानी कि सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदियाँ जो है चिनाब नदी है, इस बात को आप याद रखिएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ कौन है तो चिनाब नदी है। झेलम नदियाँ, रावी नदियाँ और सतलुज सब मिलता है चिनाब में, लेकिन जो ब्यास नदी है ये कि मिल रहा है सतलुज नदी में मिल रहा है। मतलब भारत से निकलता है, भारत में ही ख़त्म हो रहा है, लेकिन और जो नदियाँ हैं भारत के बाद जो है एंट्री कर रहा है, पाकिस्तान में एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से निकलती है, सिंधु नदी और सतलुज नदी। देखिए सतलुज नदी जो है ना ये भी आपका निकल रहा है कहाँ से तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रहा है। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। जैसे आपका सिंधु नदी है ना तो ये दाएं तट ऊपर दाएं पड़ेगा, जैसे ऐसे गुजर रहा है ऊपर दाएं पड़ेगा, तो दाएं तट पर मैंने ऊपरी क्षेत्र में जो है ना आपका लेह शहर स्थित है। याद रखिएगा सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर स्थित है। और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, ये 5 नदी के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे अगर बात करें हम तो देखिए सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। इस दस्तखत करने के बाद संधि के बाद जो है निर्णय लिया गया कि ऊपर के 3 नदियों का जो पानी होगा वह पाकिस्तान यूज करेगा, और नीचे का जो 3 नदियाँ होगा इसका पानी यूज करेगा भारत। मतलब नीचे का 3 नदियाँ हो गया रावी, ब्यास, सतलुज, और ऊपर का 3 नदियाँ हो गया सिंधु, झेलम और चिनाब। तो ऊपर की 3 नदियों का जो पानी यूज करेगा पाकिस्तान, और नीचे का 3 नदी का यूज करेगा पानी भारत यूज करेगा। याद रखिएगा रावी, ब्यास और सतलुज।
तो यहाँ पे मैप की सहायता से आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेनाब नदी की। आपको मैंने इसके पहले बताया कि चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये चेनाब नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करें, मतलब चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो बारालाचा दर्रा से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलता है और देखिए और चेनाब नदी में मिल जाता है। चेनाब नदी में क्या हो जाता है, आकर मिल जाता है। तो चेनाब नदी का मुहाना हो गया सिंधु नदी और उद्गम क्या हो गया, तो बारालाचा दर्रा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। चा से चंद्रभागा और चा से चेनाब क्यों कहा जाता है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में 2 नदियां हैं, चंद्र नदी और भागा नदी। और ये दोनों नदी जहाँ पे मिलती है यहीं पर से चेनाब नदी की शुरुआत होती है, यहीं पर से चेनाब नदी की शुरुआत होती है। इसीलिए चेनाब नदी का दूसरा नाम है चंद्रभागा नदी। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, चा से चंद्रभागा और चा से चेनाब नदी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। तो झेलम का उद्गम स्थल जो है बैरी नाग झील, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो झेलम कहाँ से निकलती है, तो जम्मू कश्मीर के बैरी नाग झील से निकलती है और चेनाब नदी में मिल जाती है ना। देखिए चेनाब नदी में आके मिल जाती है। और आगे जो आपका है कि जो झेलम नदी के तट पर कौन सी शहर है, तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और चेनाब नदी में मिल जाती है। और ये लाहौर नदी जो लाहौर है रावी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल राकासताल, मतलब कि तिब्बत के मानसरोवर झील के राकासताल से निकलता है और ये चेनाब नदी में जाकर मिल जाता है। और ये सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध स्थित है, याद रखिएगा। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध स्थित है, इस बात को आप याद रखिएगा। ऐसे हमें बांध से संबंधित एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे आगे, ठीक है। और बात करें अगर ब्यास नदी, तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल भी जो है ना रोहतांग दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और सतलुज नदी में ये देखिए जो ब्यास नदी है सतलुज नदी में मिलता है। देखिए ब्यास यहाँ से निकला है, मिल गया। तो ब्यास नदी कहाँ से कहाँ निकलती है, भारत से, और ये सतलुज नदी में मिल जाती है, मतलब रोहतांग दर्रा से निकलती है और सतलुज नदी में मिल जाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सभी जो सिंधु नदी की सभी सहायक नदियाँ हैं ना, सब मिलता है किस में, तो सब मिलता है चेनाब नदी में। लेकिन एकमात्र सहायक नदियां हैं ब्यास नदी, जो मिल जाता है सतलुज नदी में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और बता दें आपको कि पंजाब के हरिकेश क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। वहीं भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर की निकलती है। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे अंत हुआ, यहीं पर से निकलता है इंदिरा गांधी नहर। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया कि पंजाब के हरिकेश क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। सतलुज नदी और ब्यास का संगम यहाँ पे हो रहा है ना, तो यहाँ पर से निकलता है आपका भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ब्यास और सतलुज नदी के संगम से ही निकलती है भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो आपने क्या देखा कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से 3 नदियाँ हो गया, सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तीनों कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, यह 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। देखिए चीन से तो निकलता है, भारत में प्रवेश करता है। चीन से निकलते हुए ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत से टकराती है। चीन से निकलते हुए से आती है, अब भारत के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ से टकराने के बाद जब भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद बांग्लादेश में जाती है, अब बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैप की सहायता से याद रखिएगा ना, तो आसानी से याद रहेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना चीन के मानसरोवर से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत से टकराने के बाद भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद बांग्लादेश में जाती है, अब बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश।
अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई अगर बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी की अगर लंबाई केवल भारत में कितना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो 916 किलोमीटर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई केवल भारत में कितनी है, तो 916 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिएगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चीन की तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से और गिरती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक बात आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो नदी, जहाँ से निकलती है ना, यहाँ पे इसको कहा जाता है सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और यही जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है ना, तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। और यही जब भारत के असम राज्य में आता है ना, तो इसको असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जब बांग्लादेश में आ जाती है यही नदी, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आपने क्या देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी का कई नाम है। सांगपो नदी चीन में, दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो यहाँ से अब चारों नाम याद रखिएगा, आपके यहाँ से चारों नाम से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे हम अगर बात करें तो देखिए, अब बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ के बारे में। तो अगर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ के बारे में अगर बात करें तो देखिए, आप जानते हैं कि ऊपर में उत्तर होता है और नीचे होता है दक्षिण। तो लेकिन नदियाँ यहाँ से न बह रही है, ऊपर से बह रही है। तो नदी की अगर बात करें तो ऊपर से बहने के क्रम में इधर हो जाएगा आपका बायां और इधर हो जाएगा दायां, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, ठीक है। इधर आप बायां लेफ्ट, इधर दायां राइट। तो अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और किस ओर से मिलती है, तो देखिए बाएँ तरफ से 4 नदियाँ मिलती है, बाएँ तरफ से 4 नदी मिलती है, और दाएं तरफ से 5 नदियां मिलती है, दाएं तरफ से 5 नदियां मिलते हैं। अगर आपको अगर याद रहेगा ना बाएं तरफ से, तो दाएं तरफ से अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको इसके लिए है ना एक ट्रिक बताते हैं। पहले देखिए कि नदी कौन कौन सी है। दिबांग नदी, लोहित नदी जिसको खूनी नदी भी कहा जाता है, धनसिरी नदी और कोपली नदी, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे तो याद नहीं रह सकता है, तो आपको है ना एक ट्रिक बताते हैं, बहुत ही अच्छा कहानी। कि अगर आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, तो सबसे चौड़ी नदी में अगर आपको कोई बोल दे कि ब्रह्मपुत्र नदी में आपको तैरना है, तो तैरने बोलेगा ना, नदी के पास जाके जाइएगा, तो नदी देखकर आपको डर लगने लगेगा। मतलब आपको दिल जो है ना धक धक करने लगेगा। दिल जो है क्या करेगा, दिल जो है आपका धक धक करने लगेगा। तो देखिए दिल धक धक करेगा, और दिल धक धक करने करता है बायां की दायां। आप जानते हैं दिल अपना पकड़िए, तो दिल कहाँ करता है धक धक, तो बायां तरफ करता है ना, तो बाएं तरफ से मिलेगा, ठीक है। और दिल से देखिए, दिल से हो गया, दी से देखिए क्या है, दी से दिबांग नदी, और दिल ला से लोहित नदी। फिर है धक, धा से धनसिरी नदी, अक्का कोपिली नदी। तो दिल धक धक करता है बाईं तरफ, तो बाईं तरफ से मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी 4 गो। दिल धक धक, दी से दिबांग, ला से लोहित, इसे खून नदी भी कहा जाता है, और धा से धनसिरी, और का से कोपली नदी, ठीक है। बाकी जो बाएं तरफ से दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं ना, अगर आप इसे याद रखिएगा तो आपको ये बन जाएगा। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं चोलमू नदी, तीस्ता नदी, संकोच नदी, मानस नदी और सुबनसिरी नदी, ठीक है। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं तरफ से मिलने वाली 5 सहायक नदियां हैं, आप इसे याद रखिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है, तो माजुली द्वीप है, जो किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है, तो असम में है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, तो मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, इनमें से सभी, मतलब सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदी निकलती है। सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है, मतलब कौन सी नदी का पानी पाकिस्तान यूज नहीं करेगा, तो रावी नदी का यूज नहीं करेगा, मतलब शासित नहीं है।
मतलब पाकिस्तान जो है केवल सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का यूज करेगा पानी। ठीक है, आगे अगर बात करें, देखिए आगे प्रश्न हमारा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। मानस की नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगर आगे हम बात करें तो देखिए आगे हमारा है कि रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग दर्रा। फिर है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नदी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? चिनाब नदी को चंद्रभागा कहते हैं। चिनाब नदी को चंद्रभागा कहते हैं। और देखिए हमारा लास्ट स्लाइड है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम में लाहौर किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है लाहौर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।